बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले पे बात की थी और लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और करेंगे। एक दो क्वेश्चन अब देखो किस टाइप के करने हैं, हम लोग को रह गए थे। वो क्वेश्चन थे रिलेटिव विद रेशियो निकालने वाली बातें कि कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम दिया है और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में जैसे ये वाला एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या दिया है, ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम दिया है ना। ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, जहां पर ओ को कहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड ए बी सी आर अदर 3 पॉइंट्स सच दैट ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। और हमें क्या करना है कि उसके बाद और क्या चीजें बताया है। ई मिड पॉइंट है किसका, ओ ए का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। सी से ई को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दिया है और ओ बी डायगोनल फॉर्म कर दिया है। डायगोनल ओ बी बनाया है और सी लाइन सेगमेंट बनाया है वेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। इतना काम क्वेश्चन में कर रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना है कि जो इन डायगोनल ओबी और लाइन सेगमेंट सीई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी, उस डी ने डायगोनल ओबी को किस रेशियो में डिवाइड किया, ये चीज पूछा है। बीडी बाई डी ओ, तो बीडी बाई डी ओ और सी डी बाई डी ई ये रेशियो कितना है, हमें ये रेशियो प्रूफ करना है कि इज इक्वल टू 2 है। और ये भी हो सकता है कि रेशियो पूछ के 4 ऑप्शंस दे दे कि उस ऑप्शंस में से बताओ कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, जब भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में रेशियो की बात होगी, ध्यान से सुनना क्या चाहिए, मैंने क्या क्या चीजें हमारे सामने होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में हमें ये पूछा जाएगा कि दो लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट, मान लो दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज लाइन सेगमेंट सी डी, है ना। कोई भी दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट ई, सपोज ई पर कट किए और हमें बताना है कि ई ने इन दोनों लाइन सेगमेंट को, ए बी को और सी डी को, या किसी एक को, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ई ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, या ये भी पूछा जा सकता है ई ने सी डी को किस रेशियो में डिवाइड किया, या ये भी पूछा जा सकता है ई ने ए बी और सी डी दोनों को किस किस रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है ना, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, वर्किंग सेम होनी है। तो उस रेशियो को बताने के लिए हमारे पास हर लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। मतलब ई जो है वो किन दो लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए बी का और सी डी का। तो ए बी लाइन सेगमेंट पर भी 2 पॉइंट हमें पता होने चाहिए, उनका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। और सी डी लाइन सेगमेंट पर भी हमें 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। वो 2 पॉइंट कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी ही होना चाहिए और इस पर सी और डी ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ए और बी वाले लाइन सेगमेंट पर कोई भी 2 पॉइंट हो और सी और डी वाले लाइन सेगमेंट पर भी कोई भी 2 पॉइंट हो। ठीक है ना, तो कोई भी 2 पॉइंट इस पे हो जाए, कोई भी 2 पॉइंट इस पे हो जाए, हमें टोटल 4 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पता हो, 2 ऑन ईच, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ई ने किस रेशियो में इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया। तो ध्यान रखना ना, क्या होना चाहिए, हर लाइन पर 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, इतने ये हमारे सामने होना चाहिए, तो फिर हम आराम से रेशियो बता पाएंगे। ठीक है ना, अदरवाइज रेशियो बताना है हमें और हमें चारों पॉइंट नहीं पता, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चारों पॉइंट पता लगाना होगा, है ना। अब देखो यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डी ने किस रेशियो में डिवाइड किया, किसको किसको, ओबी को और सीई को, यही ना, तभी तो ये रेशियो प्रूफ होगा 2। तो हमने क्या बोला कि अगर हमें ये बताना है कि डी ने किस किस रेशियो में बांटा है, तो हमें दोनों लाइन सेगमेंट पर क्या पता होना चाहिए, 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए, हर लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इट इज अ पैरेललोग्राम वेयर ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो ओ एक वर्टेक्स को लेकर तुम्हें हिंट करना चाह रहा है। अगर ओ इज द ओरिजिन नहीं भी बोलता ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें एक वर्टेक्स ओरिजिन रखना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम हो जहां पर रेशियो निकालने वाली बात होगी, वहां पर एक वर्टेक्स को, भले ओ ए बी सी पैरेललोग्राम ना होता, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो जाता। ओ से तो ओरिजिन फिर भी दिख रहा है, पर पी क्यू आर एस में तो ओरिजिन दिखता भी नहीं।
वहां पर भी हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स को P, Q, R या S में से किसी एक को कहाँ रख देते हैं, ओरिजिन पे रख देते हैं, क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, है ना, अदरवाइज चीजें एडजस्ट करने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जेई जब ने जब ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो OABC टाइप इसी टाइप का डेटा दिया है, ताकि तुम्हें हिंट मिलता रहे, क्वेश्चन को देखकर हिंट मिलता रहे कि हाँ ओ का मतलब ओ से ओरिजिन लेना है। और वहां पर होता था, मेंशन भी होता था, है ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं तो वहां पर मेंशन भी होता है कि हाँ OABC है वेयर O इज द ओरिजिन। ठीक है ना, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी एक वर्टेक्स कहाँ पे लेते, ओरिजिन पे, चाहे PQRS भी होता तब भी एक वर्टेक्स कहाँ पे रखते, ओरिजिन पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम पैरेललोग्राम बोला है ना, पैरेललोग्राम इज गिवन, चारों वर्टेक्स तो हमें पता होने चाहिए। और पैरेललोग्राम में हमने पहले ही बात की थी लास्ट लेक्चर में कि तुम्हारे पास चारों को मानने का राइट नहीं है, 3 को मानोगे पर चौथा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो किसी भी 3 को एज्यूम कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला काम, हम चारों पैरेललोग्राम के क्या लिखते हैं, पैरेललोग्राम के चारों क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं वर्टिसेस के। तो ओ ओरिजिन क्वेश्चन कह रहा है, नहीं भी कहा होता तो हमें जनरल, अगर हम चारों में से OABC में से चारों को ओरिजिन पे रखना भी होता तो क्या अच्छा लगेगा, ओ को ही ओरिजिन पे रखना अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अगर हाँ PQRS लिखा होता तब फिर यार किसी को भी ओरिजिन पे रख लो। तो ओ को क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन पे, तो हमने नल वेक्टर ले लिया है ना, ओ का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर हो गया। मान लो हम ए और सी को पोजीशन वेक्टर्स दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली बी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, मान लेते हैं ए का पोजीशन वेक्टर ए है और सी का पोजीशन वेक्टर कितना है, सी है। बोलो सही है ना। तो सी का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए माने हैं, सी का पोजीशन वेक्टर सी माने हैं। अब देखो ये वाला वेक्टर, अब हमें चूंकि करना क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, बी का, तो बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अब बताओ ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला और ये वाला सेम होगा कि नहीं, दे आर इक्वल वेक्टर्स या नहीं, दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो ये वेक्टर कौन सा होगा, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर नल, यानी ये वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर सी हो गया ना। ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर सी है और ओसी वेक्टर भी वेक्टर सी है, क्योंकि हमने ओ पे क्या रखा है, ओरिजिन को रखा है ना। सो देख ही सकते हो, ओसी वेक्टर मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर सी माइनस नल वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर सी। तो ये वाला वेक्टर वेक्टर सी हो गया, तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर सी होगा। ये वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए माइनस नल, यानी ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर सी होगा। तो ओबी के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, सही है ना। ये सी था तो ये भी सी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है। इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए है कि नहीं, दिस वेक्टर विल बी वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, तो ये वाला वेक्टर आएगा, कौन सा आएगा, दिस वेक्टर विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो ओ बी वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और चूंकि ओ पे क्या है, नल है, तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। बोलो सही है ना, क्लियर है एकदम। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब देखो हमने बोला था हमें हर लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट पता होने चाहिए। अब बताओ क्या हर लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट पता है या नहीं है। लाइन सेगमेंट ओबी की बात करें तो इस पे भी हमें 2 पॉइंट पता हो गए, ओ पता हो गया पोजीशन वेक्टर नल, और बी पता हो गया पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो हमें ओ और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है पता है। सिमिलरली सीई लाइन सेगमेंट देखो, सीई, इस पर भी हमें सी का पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर सी, और ई का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा ना। ई का पोजीशन वेक्टर देखो पता चल जाएगा, ई क्या है, मिड पॉइंट है ना ओ ए का, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ई का पोजीशन वेक्टर विल बी एक्स, ये वाला दोनों के सम का बाई 2, तो नल प्लस ए बाई 2, यानी नल पोजीशन वेक्टर ए बाई 2। बोलो सही है ना। तो हमें सी का पोजीशन वेक्टर भी मिल गया और ई का पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, और ओबी में हमें ओ का मिल गया था और बी का मिल गया था। तो बताओ हमें दोनों लाइन सेगमेंट पर 2-2 पोजीशन वेक्टर मिल गए, बस अब हमारा काम हमारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास चारों पॉइंट आ जाए, हर लाइन सेगमेंट पर 2-2 पोजीशन वेक्टर आ जाए, ऐसे हर प्रॉब्लम में हमारा टारगेट, पहला ये टारगेट यही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हम ये मानेंगे कि इस पॉइंट डी ने, ठीक है ना, भले ही एक लाइन से ये एरो हमने हटा दिया है ना, भले ही, क्योंकि वो एरो जो ड्रॉ किए थे ना वो सिर्फ इसको पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए हमने ड्रॉ किया था,
अब इन एरोज की हमें जरूरत नहीं भी है, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी हम इजिली पहचान जाएंगे, इसलिए मन करे हटाओ, नहीं मन करे मत हटाओ। देखो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि चाहे इन दोनों में से एक रेशियो पूछा हो चाहे दोनों पूछा हो, वर्किंग बिल्कुल सेम होनी है। एक तुम ना भी निकालना चाहोगे तब भी दूसरा निकलेगा ही निकलेगा, है ना। इसलिए उतना ही काम करना है, चाहे एक रेशियो पूछे चाहे दो रेशियो पूछे। अब देखो क्या करना है कि ये डी जो है ये सीई पे भी है और ओबी पे भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि डी ने ओबी को किसी रेशियो λ/1 में डिवाइड किया और डी ने सीई को किसी रेशियो μ/1 में डिवाइड किया। हम शुरुआत में लैम्डा और म्यू बराबर नहीं ले सकते, हमें अलग अलग ही लेना होगा, बाद में अपने आप सेम आना होगा, आ जाएगा, बट हम बायस्ड होके काम नहीं कर सकते। हमें एक का रेशियो अलग लेना होगा, दूसरे का रेशियो अलग वेरिएबल से लेना होगा। तो हम डी को मान रहे हैं कि डी ने ओबी को डिवाइड किया किस रेशियो में, λ/1 में, ठीक है ना। लैम्डा इंटीजर नॉन इंटीजर जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बातें हम लोग पढ़ रखे हैं, क्लास 11 से ही हम लोग जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है कि हाँ अगर λ3 आ गया, हम λ/1 मान रहे हैं, तो रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया। और अगर लैम्डा की वैल्यू 2/5 आ गई तो 2/5:1 का मतलब 2:5 हो गया। कर लेंगे ना ये बातें, तो 11th की बातें हैं। अब देखो, तो हम ये मानते हैं कि डी ने ओबी को किस रेशियो में डिवाइड किया, λ/1 में। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मान लो हम इधर लैम्डा रखते हैं, इधर 1 रखते हैं, लेट्स से कि डी ने ओबी को डिवाइड किया किस रेशियो में, λ/1 में। तो सेक्शन फॉर्मूला अब लिख के हमें करना क्या होगा ना, डी का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, एक बार ओबी पे और सिमिलरली एक बार जब इस पे μ/1 मानेंगे तो सीई पर भी डी का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। तो मतलब अब अगला टास्क क्या है, टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो अगर हम मान लो λ/1 ऐसे मानते हैं तो पोजीशन वेक्टर में क्या आएगा, लैम्डा इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी mx2 प्लस nx1। तो लैम्डा इनटू ये चीज होगी ना, तो λ/1 ऐसे ना माने क्योंकि लैम्डा के साथ ही फिर बड़ा टर्म मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम 1 को इधर रखते हैं, मान लो 1 को इधर कर देते हैं, इधर 1 कर देते हैं और इधर लैम्डा कर देते हैं, अब देखो अभी कितना अच्छा रहेगा लिखने में। अब जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे डी के लिए तो लैम्डा इनटू नल वेक्टर खत्म और प्लस 1 इनटू पोजीशन वेक्टर ए प्लस पोजीशन वेक्टर सी। तो समझ रहे हो, लैम्डा ऐसी जगह रखो ताकि वो जब मल्टीप्लाई हो पोजीशन वेक्टर के साथ तो बड़ा सिंपल सा टर्म बने, ना कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म बने, ठीक है। तो लैम्डा इधर रखा जाए तो लैम्डा इनटू नल में खत्म हो जाएगा लैम्डा, और अगर लैम्डा इधर रखते तो लैम्डा इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बचता, ठीक है ना। ये हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ पर लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी, रेसिप्रोकल्स वैल्यूज आएंगी दोनों केस में, पर फाइनल रेशियो विल बी व्हाट, सेम, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर लैम्डा है, अब μ/1 इस पे मानना है। अब तुम बताओ कि म्यू के साथ अगर म्यू इधर रखते हो तो म्यू वेक्टर ए बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर म्यू इधर रखते हैं तो वेक्टर सी से मल्टीप्लाई होगा। तो वेक्टर सी और वेक्टर ए बाई 2 में कौन सा रिलेटिवली ज्यादा सिंपल है, इसमें एक डिवीजन बाई 2 भी हो रहा है और इसमें डिवीजन बाई 2 नहीं हो रहा है, तो ये म्यू से मल्टीप्लाई हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये म्यू से मल्टीप्लाई तब होगा जब इधर म्यू होगा और इधर 1 होगा, बोलो ठीक है ना। अब क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो डी के लिए, एक बार ओबी पे और एक बार सीई पे। तो ओबी पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो लैम्डा इनटू नल वेक्टर, लैम्डा इनटू नल वेक्टर प्लस 1 इनटू कितना, प्लस 1 इनटू 1 इनटू 1 इनटू ए प्लस सी, ए प्लस सी बाई कितना, लैम्डा प्लस 1, बोलो ठीक है ना। ये डी का पोजीशन वेक्टर आया ओबी पे। अब डी का पोजीशन वेक्टर लिखो सीई पे, तो सी पे डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, म्यू इनटू सी वेक्टर, म्यू इनटू सी वेक्टर प्लस कितना 1 इनटू ए बाई 2, 1 इनटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना म्यू प्लस 1, बोलो ठीक है ना। तो म्यू इनटू पोजीशन वेक्टर सी प्लस 1 इनटू वेक्टर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1, ठीक है ना।
ये भी डी का पोजीशन वेक्टर है और ये भी डी का पोजीशन वेक्टर है। एक ही पॉइंट को हमने दो तरीके से लिखा है ना, क्योंकि डी तो वही एक ही पॉइंट है जो सी पर भी है और ओ बी पर भी है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट को दो तरीके से लिख रहे हो तो पोजीशन वेक्टर सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा ना, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस। बोलो सही है। अब देखो क्या करना है, ये लैम्डा इंटू नल वेक्टर, ये तो नल वेक्टर बन जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या मिलेगा हमको, इधर मिलेगा ए, अलग 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 कर दो तो ए बाई लैम्डा प्लस वन प्लस सी बाई लैम्डा प्लस वन प्लस सी बाई लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस वन सी प्लस वन बाई टू टाइम्स म्यू प्लस वन ए। बोलो सही है ना, यहां तक सही है कि नहीं? बस सेपरेट कर दिया हमने सबको, ये तो खत्म हो गया ना, बाकी सारे टर्म्स हमने सेपरेट कर दिए दोनों तरफ। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो, लाइक टर्म्स को, तो ए वाले सारे एक साथ कर लो, सब कुछ एलएचएस में ले चलते हैं और ए और सी दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ए को अलग सी को अलग। तो ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या बनेगा, वन बाई लैम्डा प्लस वन माइनस वन बाई टू टाइम्स म्यू प्लस वन इंटू वेक्टर ए प्लस, सही है ना। अब सी वाले एक साथ करो तो सी का क्या क्या आएगा, इधर तो वन अपॉन लैम्डा प्लस वन है और इधर से कितना माइनस म्यू बाई म्यू प्लस वन, है ना। वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना, नल वेक्टर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, है ना, सही है यहाँ तक। अब देखो ये बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनने वाला है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है इनके बारे में। यहां पे अब बताओ, ये एक स्केलर होगा, लैम्डा और म्यू तो स्केलर्स थे ना, रेशियो के टर्म्स थे, रेशियो से रिलेटेड है, तो ये एक स्केलर टाइम वेक्टर है प्लस ये दूसरा स्केलर टाइम वेक्टर सी बराबर नल होना है। इस फिगर में हमें बताओ वेक्टर ए और वेक्टर सी किसके किसके अलोंग होगा। नो डाउट वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है ए का, वेक्टर सी पोजीशन वेक्टर है सी का, पर पोजीशन वेक्टर के साथ साथ वो पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग भी है कि नहीं। देखो ओ ए के अलोंग जो वेक्टर है वही वेक्टर तो वेक्टर ए है ना, क्योंकि ओ कहाँ, ओ पे हमने क्या रखा है, ओरिजिन को रखा है। ये फायदा है एक पॉइंट को ओरिजिन पे मानने का, कि जो हमें रिलेशन मिल रहा है वो सिर्फ पोजीशन वेक्टर में नहीं है बल्कि साइड के अलोंग वेक्टर्स का रिलेशन भी है वो। तो ए का पोजीशन वेक्टर इसको ना देखकर हम इसको क्या देखें, ओ ए वेक्टर देखें, ठीक है ना। ऐसे देखना है कि एक्चुअली ये जो वेक्टर है दिस इज अलोंग वन ऑफ द साइड्स, वेक्टर सी जो है दिस इज ऑल्सो अलोंग वन ऑफ द साइड्स। तो वेक्टर ए हो गया ओ ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर ओ सी वेक्टर हो गया। तो ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर देखो, ये एक इसके अलोंग वेक्टर है ना, इस साइड के अलोंग, और एक इस साइड के अलोंग। अब बताओ ये ओ से पास होने वाले ये ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर पैरेलल है या नॉन पैरेलल है? नॉन पैरेलल है, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर दिख भी रहा है, पैरेलल नहीं है, यानी कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल, इसलिए दे आर नॉन कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में जब ऐसा रिलेशन होल्ड करता है तो कब करता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में जब ऐसा रिलेशन होल्ड करता है तो वो तब होल्ड करता है व्हेन ऑल द स्केलर्स आर जीरो। तो x times vector a plus y times vector b is equal to null, where vector a and vector b are non-collinear is possible when x and y both are zero। सही है ना, मतलब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। बोलो ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा वन बाई लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स म्यू प्लस वन। ये वाला जीरो करेंगे तो ये आएगा, और जब ये वाला जीरो करोगे तो वन बाई लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस वन। बोलो सही है ना, इससे ही आएगा वन अपॉन लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस वन, सही है ना। अब दोनों को चाहे एलएचएस दोनों का बराबर है तो आरएचएस भी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्टली चाहे आरएचएस इक्वेट करके कह दो या दोनों को डिवाइड करके कह दो। तो इन दोनों से मान लो डिवाइड कर दे या दोनों को इक्वेट ही कर देते हैं, एलएचएस बराबर है ना दोनों का, वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वन अपॉन टू टाइम्स म्यू प्लस वन इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस वन,
तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाफ आ जाएगी। बोलो ठीक है ना, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। अब ये म्यू की वैल्यू हाफ कहीं पर भी रख दो, किसी एक में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो म्यू की वैल्यू मान लो अब हाफ रखते हैं, अगर हम सपोज इस वाले में रखते हैं, इस वाले में, पहले वाले में, तो म्यू की जगह हाफ रखोगे तो हाफ प्लस वन कितना होगा, 3/2। तो 2 इंटू 3/2 कितना, 2 इंटू 3/2, डिनोमिनेटर विल बिकम कितना, 3। म्यू की जगह हाफ रख रहे हैं, हाफ प्लस वन 3/2, तो 2 इंटू 3/2 कितना, 3। तो ये कितना हो गया, 1/3। सो 1/λ प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। न्यूमरेटर दोनों का 1 है, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल टू कितना, 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहां से लैम्डा कितना आया, 2 आया। बोलो सही है ना, तो लैम्डा आ गया 2। अब लैम्डा 2 आ गया, रख दो यहाँ पे लैम्डा की जगह 2, तो ये कितना हो गया, 2। तो 1:2 हो गया ये रेशियो। तो BD बाई OD कितना हो गया, 2:1। ये देखो BD बाई DO कितना हो गया, 2:1 हो गया। और सिमिलरली म्यू हाफ है ना, तो अगर हम इस यहाँ पे म्यू की जगह हाफ रखेंगे तो ये कितना बनेगा, म्यू यहीं पे था ना, तो म्यू की जगह हाफ रख दो, तो ये हो गया 1:1/2 का रेशियो, 1:1/2 का रेशियो। और 1:1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1:2 इज सेम एज 2:1। ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, सो दिस रेशियो विल बिकम कितना, 2:1। ठीक है ना, तो 1:2 कहो, चाहे 1 और हाफ दोनों हटा देते हैं, 1 की जगह 2 और हाफ की जगह 1। सो CD बाई D कितना हो गया, 2:1 हो गया। CD बाई D भी देखो कितना है, 2। प्रूफ हो गया ना, तो हमने दोनों रेशियो प्रूफ कर दिए, ये भी 2:1, ये भी 2:1। यही प्रूफ करना था, ये रहा। समझ गए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, कि अगर हमें जब भी रेशियो निकालना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया दोनों लाइन सेगमेंट को, तो दोनों लाइन सेगमेंट पर, ठीक है ना, तो दोनों लाइन सेगमेंट पर हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, उनका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट्स, चाहे इस लाइन सेगमेंट पे हो चाहे इस लाइन सेगमेंट पे हो, इस लाइन सेगमेंट वाला तो डायरेक्टली पैरेललोग्राम के वर्टिसेस से मिल गया, इस लाइन सेगमेंट पर एक तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस से मिल गया, और दूसरा वाला हमें मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम से मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारा खेल वर्टिसेस से ही था, वर्टिसेस की हेल्प से ही हमें दोनों एंड पॉइंट इसके भी मिल गए, ये वाले के लिए मिड पॉइंट यूज करना पड़ा, और ये तो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम से ही मिल गया, O और B। ठीक है ना, समझ गए बात। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट को 1 बाय 1 दोनों लाइन सेगमेंट पे लेते हुए सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है, और फिर उसी सेक्शन फॉर्मूले से मिले हुए दोनों टर्म्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, देख दो तरीके से रहे, तो पोजीशन वेक्टर चाहे किसी भी लाइन सेगमेंट से निकालें, दोनों में से आएगा क्या, सेम। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए थे, इक्वल। फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन, ए वाले वेक्टर्स एक साथ, सी वाले वेक्टर्स एक साथ, और सबको एक तरफ कर लेना, और फिर अब नॉन कोलिनियरिटी आएगी। तो समझ में आया, दिख रहा होगा, अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ओरिजिन लेने का क्या फायदा था। ठीक है ना, ओरिजिन लेने का फायदा ये था कि अब सीधे सीधे जो हमें वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर्स नहीं है, बल्कि साइड के अलोंग वेक्टर्स हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में ओरिजिन एक पॉइंट लेकर चलोगे, चाहे क्वेश्चन में हिंट दिया हो या ना दिया। अगर ये OABC की जगह PQRS भी होता तो भी हम एक वर्टेक्स को कहाँ लेते, ओरिजिन पे लेते। यहाँ OABC में O तो कम से कम हिंट तो दे रहा है कि हाँ O को ओरिजिन ले लेना चाहिए, O का मतलब O इज ओरिजिन। बट एक जनरल एक पैरेललोग्राम होता PQRS, चाहे ABCD कुछ भी, तब भी हम एक वर्टेक्स को कहाँ रखते, ओरिजिन पे रखते। ठीक है ना, समझ गए, कर पाओगे ऐसा। अच्छा एक चीज और हम बताएं कि यहाँ पर सिर्फ ये बताया था पैरेललोग्राम इज गिवन, मिड पॉइंट ऑफ O इज E, CE और OB का इंटरसेक्शन D हो रहा है, देन प्रूव दैट रेशियो इज 2। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बताए नहीं थे ना, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमने कैलकुलेट किए थे, सॉरी हमने अज्यूम किए थे 3, और चौथा तो पैरेललोग्राम की हेल्प से मिला था। अगर ये चारों वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन होते ना, तो D का पोजीशन वेक्टर भी पूछा जा सकता था, बट इस क्वेश्चन में D का पोजीशन वेक्टर इसलिए नहीं पूछ सकता कि किसी ने इसको O माना है, इसको A माना है, इसको C माना है।
ठीक है, तो उसको आंसर ए और सी के टर्म्स में मिलेगा, क्योंकि अब जो लैम्डा और म्यू मिला है, अब ये लैम्डा और म्यू यही तो दो साइड हैं जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बता रहे हैं, डी। इन दोनों में से किसी भी एक साइड में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, देखो दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। मान लो हम लैम्डा की वैल्यू एलएचएस में रखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू एलएचएस में कितनी है, 2 रखो यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया, a+c/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और सी माने थे, तो ए और सी के टर्म्स में आया a+c/3। उसी तरह अगर म्यू की वैल्यू हम हाफ रखेंगे इस साइड, तो ये भी सेम चीज बनेगी, कितनी, a+c/3। जो इससे बनेगा वही इससे बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम म्यू की वैल्यू हाफ यहाँ रख के सॉल्व करके देखेंगे, देन ऑल्सो हमें क्या मिलेगा, a+c/3 मिलेगा। जो यहाँ से मिला है सेम मिलेगा, पर a+c/3 ए और सी के टर्म्स में आया ना, ठीक है। अब अगर कोई इसको वेक्टर ए ना मान के इसको वेक्टर p मान ले, इसको वेक्टर q मान ले, तो उसका आंसर p+q/3 होगा। तो अगर क्वेश्चन क्या होगा, अगर जेई ऑलरेडी दे रखा होगा वर्टिसेस, तब तो सबका यूनिक आंसर आएगा ना, हर एक बच्चे का यूनिक आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो डी का पोजीशन वेक्टर भी पूछा जा सकता है, बट अभी हम इस जो क्वेश्चन अभी दे रखा था इसमें डी का पोजीशन वेक्टर नहीं पूछ सकता, क्योंकि डी के पोजीशन वेक्टर का आंसर विल डिपेंड एज पर द एजम्पशन कि हम किस वर्टेक्स को क्या पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, ठीक है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल, तुम्हें फिगर दिख रहा है, ABC एक ट्राइंगल है, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, P जो है BC पर है, सच दैट BP/PC इज इक्वल टू 2/3, उधर लिखा है, मतलब दिस रेशियो BP/PC कितना है, ये रेशियो 2:3 का है, ठीक है। Q is a point on CA, Q is a point on CA such that CQ by QA is equal to 1/4, तो CQ by QA is equal to कितना, 1/4, ये 1:4 का रेशियो है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम P और Q इस हिसाब से ले लेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है, क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, कि P को मिलाना है A से और Q को मिलाना है B से, यानी AP और BQ दो लाइन सेगमेंट बनेंगे, तो उन दोनों लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R गिवन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। तो दिस पॉइंट इज R। नाउ क्या करना है, C और R को मिला देना है और बढ़ा देना है आगे तक, ताकि वो जाकर AB को मीट कर जाए। तो C को और R को हमने मिला दिया और बढ़ा दिया आगे तक, तो ये जाके AB को कहाँ पे मीट किया है, S पे मीट किया है। हमें ये बताना है कि S ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, S ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। मतलब फिर से हमसे क्या पूछा गया है कि किसी दो लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने एक लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है ना। दो लाइन सेगमेंट है CS और AB, हमें ये बताना है कि इन दोनों लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट ने यानी S ने एक लाइन सेगमेंट यानी AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, रेशियो बताने से पहले हमें हर लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट पता होना चाहिए, हर लाइन सेगमेंट पर क्या पता होना चाहिए, दो पॉइंट पता होना चाहिए। देखो अगर हम लाइन सेगमेंट AB की बात करें तो हमें A पता होगा, B पता होगा, क्योंकि ट्राइंगल इज गिवन, ABC इज अ ट्राइंगल, तो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, वर्टिसेस तो तीनों मानने पड़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में तो खाली बस बोला है ABC इज अ ट्राइंगल, कोई खास बात बोला ही नहीं, पैराग्राम तो है नहीं है कि 3 मानोगे चौथा नहीं मानोगे, पहले बात कर ही रखे हैं, ट्राइंगल है, तीनों वर्टेक्स मानना पड़ेगा, तो A भी मानना होगा, B भी मानना होगा और C भी मानना होगा। तो हमें लाइन सेगमेंट AB पर A पता हो गया, B पता हो गया, तो इस लाइन सेगमेंट के तो दो पॉइंट पता ही है। अब रही बात दूसरा लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, C से लेकर S तक है, इस पर कोई भी हमें दो पॉइंट बताओ, तो C तो पता होगा ना, C तो पता हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइंगल का वर्टेक्स है, C भी तो मानोगे तो C तो पता होगा, बस एक पॉइंट और मिल जाए, सिर्फ एक पॉइंट और मिल जाए, तो S तो नहीं पता होगा ना, S तो जब इंटरसेक्शन होगा तब फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हम S के बदले हमें R मिल सकता है, R
आर कैसे मिलेगा? जब आर किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? आर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए पी एंड बी क्यू। आर, बोलो, आर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए पी एंड बी क्यू, है कि नहीं? तो हम जब आर पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, बताओ आर पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? ए तो ट्रायंगल की वजह से पता है, पी हमको इस रेशियो की वजह से पता हो जाएगा, तो ए भी पता है, पी भी पता है। सिमिलरली बी तो ट्रायंगल की वजह से पता है, क्यू पता होगा किसकी वजह से? इस रेशियो की वजह से। तो हमें ए पता होगा, पी पता होगा, बी पता होगा, क्यू पता होगा। हमें लाइन सेगमेंट एपी पर भी 2 पॉइंट मालूम है, ए और पी। लाइन सेगमेंट बी क्यू पर भी 2 पॉइंट मालूम है, बी और क्यू। तो हम आर का पोजीशन वेक्टर दोनों पे 1 by 1 लिख के इक्वेट कर सकते हैं या नहीं? तो आर का जब हम पोजीशन वेक्टर दोनों पे लिखेंगे 1 by 1, तो हमें ये पता चलेगा कि आर ने एपी को किस रेशियो में डिवाइड किया और बी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड किया। लास्ट क्वेश्चन अभी देखे थे हम लोग कि हमने डायगोनल का और एक लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को मिला रही थी वर्टेक्स से, उन दोनों का हमने जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पे लिखा और पोजीशन वेक्टर इक्वेट किया, तो हमें रेशियो की वैल्यू मिल गई थी। वही कहा कि यहाँ एपी आर के थ्रू किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, कुछ मानेंगे। सिमिलरली बी क्यू आर के थ्रू किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वो भी मानेंगे। और आर का पोजीशन वेक्टर दोनों पे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें आर ने इन दोनों को किस किस रेशियो में डिवाइड किया वो पता चल जाएगा, और फिर वापस उस रेशियो को रख देंगे तो आर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट हमने तुम्हें बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर पूछ लेता तो कैसे निकालते हैं कि अब उस रेशियो को वापस किसी भी एलएचएस में चाहे आरएचएस में किसी भी एक पोजीशन वेक्टर में रख देते। एक जगह लैम्डा के फॉर्म में था, एक जगह म्यू के फॉर्म में था, तो हमें क्या मिल जाता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर। वही काम हम कह रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो बात? तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में है, बिल्कुल नहीं घबराना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है बस आगे बढ़ते जाओ, देखो अपने आप सॉल्व होता जाएगा, ना चाहते हुए भी सॉल्व होता रहेगा। ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, मान लो ट्रायंगल के वर्टिसेस, बट देखो इस बार ओ कहीं पर यूज नहीं किया है, पर हमने क्या बोला, अगर ओ नहीं भी लिखा है तो भी ऐसे क्वेश्चंस में जहां रेशियो वगैरह की बात हो, गो फॉर वन वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो हम ए को ओरिजिन पे रखते हैं, वी पुट ए एट ओरिजिन। ठीक है, बी को स्मॉल बी रख लेते हैं और सी को स्मॉल सी रख लेते हैं, सही है कि नहीं? अब बीपी बाई पीसी 2:3 है, पी निकाल सकते हैं क्या? ये रेशियो कितना है, 2:3 है, तो 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी, तो पी का पोजीशन वेक्टर आएगा 3b प्लस 2c बाई 5। देखो तो सही है कि नहीं? ये पी का पोजीशन वेक्टर होगा 3b प्लस 2c बाई 5, 2:3 है ना, बोलो ठीक है ना? तो अब p का पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। p का पोजीशन वेक्टर इधर ये 2:3 का रेशियो है, तो 3 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस 2 इंटू सी का पोजीशन वेक्टर बाई 2 प्लस 3 5। ठीक है, सिमिलरली q का पोजीशन वेक्टर ये 1:4 है, इधर 1 है इधर 4 है, तो 4 इंटू पोजीशन वेक्टर c प्लस 1 इंटू नल वेक्टर, तो 1 इंटू नल वेक्टर तो खत्म हो गया, 4 इंटू पोजीशन वेक्टर c, 4 इंटू पोजीशन वेक्टर c, तो q का आएगा 4 इंटू पोजीशन वेक्टर c प्लस 1 इंटू नल, तो खत्म हो गया, नहीं लिख रहे, बाई 1 प्लस 4 कितना, 5। बोलो सही है? तो p का पोजीशन वेक्टर मिल गया और q का भी पोजीशन वेक्टर मिल गया, सही है। अब क्या करना काम बाकी है, क्योंकि हमें अगर s तक जाना है, s का पोजीशन वेक्टर हमें लिखना होगा ना लास्ट के लिए, क्योंकि s ने ab को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन s पर क्या लगाना होगा, सेक्शन फॉर्मूला दोनों लाइन सेगमेंट पे 1 by 1। उसके लिए हमें AB पर 2 पॉइंट पता होने चाहिए और CS पे 2 पॉइंट पता होने चाहिए। तो CS AB पे तो दोनों दिख रहे हैं, नल और पोजीशन वेक्टर B, CS पे एक C तो दिख रहा है, पर एक अगर R मिल जाए तो बात हो जाए। तो ये अब जो काम कर रहे हैं वो R तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। R कैसे मिलेगा, एज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AP एंड BQ। तो R तक पहुंचने के लिए हमें AP और BQ का इंटरसेक्शन पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, मतलब अब पहले R पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
आर को कंसिडर करते हुए एक बार एपी पे और एक बार बीक्यू पे हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, तब हमें आर का पहले करस्पॉन्डिंग रेशियो मिलेगा, फिर वापस उस रेशियो को पुट करेंगे तो आर का क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अब फिर हमने वही बात कि अब आर को 1 किस पे रखना है, एक ये तो आ गया ना, पी आ गया, क्यू आ गया, तो अब देखो एपी के 2 पॉइंट्स आ गए, एपी पर ए भी मालूम है और पी भी मालूम है, सिमिलरली बीक्यू पर भी बी मालूम है और क्यू भी मालूम है, तो हम आर को एक बार एपी पे देखते हैं और एक बार बीक्यू पे देखते हैं, और आर का पोजीशन वेक्टर दोनों पे एपी पे और बीक्यू पे लिखकर बराबर करते हैं, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, देख दो तरीके से रहे। तो अब बताओ λ/1 मानना है हमें, है ना, एक जगह λ/1 लेना है और एक जगह μ/1 लेना है, कैसे लिया जाए, कैलकुलेशन भी आसान होना चाहिए। देखो अगर हम इधर लैम्डा एपी की बात कर रहे हैं, अगर इधर लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा इंटू पी का पोजीशन वेक्टर इतना गंदा वाले से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, बट अगर लैम्डा हम इधर रखेंगे, इधर की तरफ लैम्डा रखें, इधर के साइड लैम्डा रखें और इधर के साइड 1 रखें, तो देखो कितना अच्छा होगा, लैम्डा इंटू नल वेक्टर, खत्म। तो लैम्डा इधर रखते हैं, ठीक है, और 1 इधर रखते हैं, बड़े वाले के साइड 1, छोटे बड़े वाले के साइड 1, छोटे वाले के साइड लैम्डा। तो अब λ/1 रेशियो यूज करें आर के लिए, किस पे, एपी पे, तो लैम्डा इंटू नल वेक्टर तो खत्म हो जाएगा, लैम्डा इंटू नल वेक्टर प्लस 1 इंटू कितना, 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर 3b प्लस 2c बाई 5, 3b प्लस 2c बाई 5 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। बोलो सही है ना, सही है कि नहीं, लैम्डा इंटू ए का पोजीशन वेक्टर नल प्लस 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर 3b प्लस 2c बाई 5 बाई लैम्डा प्लस 1। ये आर को हमने किस पे लिखा, एपी पे लिखा, इज इक्वल टू, अब μ/1 यूज करेंगे। अब देखो किधर म्यू रखा जाए, किधर 1 रखा जाए, आर को हम अब किस पे, बीक्यू पे रख रहे हैं, बीक्यू, तो इससे म्यू मल्टीप्लाई करना चाहोगे या इससे म्यू मल्टीप्लाई करना चाहोगे, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल सा होगा, इससे म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 म्यू वेक्टर सी बनेगा, तो म्यू इससे मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके उल्टे साइड रखें, तो इधर म्यू रख देते हैं, इधर 1 रख देते हैं, बोलो सही है। तो बी आर मतलब बी आर इज टू आर क्यू इज 1:म्यू, तो म्यू इंटू, अब आर पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, तो म्यू इंटू वेक्टर बी प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी प्लस 1 इंटू वेक्टर क्यू, है ना, 1 इंटू वेक्टर क्यू, तो 1 इंटू वेक्टर क्यू का मतलब हो गया 4c बाई 5 डिवाइडेड बाई कितना, म्यू प्लस 1। बोलो सही है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो, ये तो खत्म हो गया, लैम्डा इंटू नल वेक्टर तो खत्म हो गया, बी वाले सारे एक साथ करते हैं और सी वाले सारे एक साथ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो बी वाले के साथ क्या क्या आएगा, देखो स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो 3/5 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, तो 3/5 लैम्डा, सॉरी 3/5 लैम्डा प्लस 1 ना, इधर से ही आएगा, और इधर से बी कितना आएगा, म्यू बाई म्यू प्लस 1 उधर लेके जाए, तो माइनस म्यू बाई म्यू प्लस 1 टाइम्स वेक्टर बी। बोलो सही है, इतनी बात सही है। प्लस सी के साथ कितना, 2/5 लैम्डा प्लस 1, तो 2/5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 2/5 लैम्डा प्लस 1, इधर से सी कितना आएगा, 4/5 म्यू प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -4/5 म्यू प्लस 1 टाइम्स कितना, वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना, नल वेक्टर। बोलो ठीक है ना, ये आया स्केलर 2/5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4/5 म्यू प्लस 1 टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, सही है। अब ध्यान से देखो, वेक्टर बी और वेक्टर सी के टर्म्स में रिलेशन आया है, जहां पर ये दोनों तो स्केलर्स है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, दिस टू आर स्केलर्स। वेक्टर बी और वेक्टर सी, ध्यान से फिगर को देखो, ट्रायंगल में वेक्टर बी और वेक्टर सी किसके अलोंग है, ए को ओरिजिन माना था हमने, तो साइड ए बी के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर बी, बिल्कुल, और साइड ए सी के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर सी। तो एक्चुअल में यहाँ जो वेक्टर बी और वेक्टर सी दिख रहे हैं, दे आर अलोंग द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, चूंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड के अलोंग वेक्टर हैं, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और हमें दिख रहा है कि ये दो साइड्स के अलोंग वेक्टर है,
तो क्या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल होंगे या नॉन पैरेलल होंगे? नॉन पैरेलल, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर नॉन पैरेलल है, यानी ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है। यानी स्मॉल बी वेक्टर ए बी वेक्टर के अलॉन्ग स्मॉल बी वेक्टर, ए सी वेक्टर के अलॉन्ग स्मॉल सी वेक्टर माइनस नन वेक्टर ना, स्मॉल सी वेक्टर क्या हो गए? नॉन कोलिनियर हो गए। तो ये दोनों वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। तो x टाइम्स वेक्टर बी प्लस y टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, वेयर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इज पॉसिबल व्हेन ऑल द स्केलर्स आर जीरो। तो यानी ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। अब सॉल्व करो इसको, तो कितना आएगा? 3/5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस 1। बोलो सही है? उसी तरह इसकी बात करते हैं, तो 2/5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5 म्यू प्लस 1। बोलो सही है? दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व कर दो। इन दोनों को क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये बाई ये कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा प्लस 1, 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 तो कट जाएगा, कितना आएगा? 3/2 इज इक्वल टू, इसका डिवीजन होगा तो कितना बनेगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस में, म्यू बाई म्यू प्लस 1 तो कट जाएगा, और म्यू डिवाइडेड बाई 4/5 यानी 5 म्यू बाई 4। बोलो सही है क्या? 5 म्यू बाई 4 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, ये 4 है ना, ठीक से लिख रहे हो इसको फिर से, 4 है ये, दिस इज 4 है। तो जो डिवाइड करोगे तो म्यू प्लस 1 कट जाएगा, और क्या बचेगा? म्यू डिवाइडेड बाई 4/5, तो उसका 4/5 का 5 ऊपर चला जाएगा, सो 5 म्यू बाई 4। तो यहाँ से 2 से 4 गया कितना? 2। दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू कितना? 6/5। बोलो सही है? तो म्यू 6/5 है, तो रेशियो कितना हो गया ये वाला? म्यू हो गया 6/5। तो 1:म्यू था ना आर के लिए, आर ने बी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड किया था? 1:म्यू में, यानी 1:6/5। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या बनेगा? 5:6 बनेगा। सो दिस रेशियो इज नथिंग बट 5:6। तो अब हम लोग क्या आर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? रेशियो आ गया ना कि आर ने बी क्यू को, जरूरी तो नहीं कि हम लैम्डा भी निकालें, लैम्डा म्यू में से कुछ भी मिल जाएगा तो हम आर तो कैलकुलेट कर ही लेंगे ना। और अभी हमारा क्वेश्चन आगे है जहां पे ऑन द वे हमें आर निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो लैम्डा से भी निकाल सकते हैं, म्यू से भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछा होता क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी पूछा होता कि आर ने एपी को किस रेशियो में डिवाइड किया और आर ने बीक्यू को किस रेशियो में डिवाइड किया, दोनों बताओ, तब फिर तो लैम्डा भी चाहिए होता और म्यू भी। तो म्यू तो ऑलरेडी आ रखा है, फिर इस म्यू को हम, म्यू को 6/5 है, चाहे किसी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लेते। म्यू की जगह, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 6/5 ना, तो इन दोनों में से किसी एक में म्यू की जगह 6/5 रख देते, लैम्डा भी आ जाता। बट जरूरत नहीं है, हमारा काम आर को पाना तक है, तो आर को तो हम पालेंगे ना, जैसे ही हमने इस रेशियो को यूज कर लेंगे। तो 1:म्यू है ना, तो 1:म्यू का मतलब अभी हमने क्या बोला, ये 1 और म्यू हटा रहे हैं, तो 1:म्यू का मतलब आया कितना? 5:6। सो इधर 5 और इधर 6। तो अब आर का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 6 टाइम्स वेक्टर बी प्लस कितना? 6 टाइम्स वेक्टर बी प्लस 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 5 टाइम्स वेक्टर क्यू, 5 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, 6 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस 5 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो 5 इंटू इतना करेंगे तो 5 तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 4c, ठीक है। और रेशियो का पार्ट कितना है? 5:6 है, तो 5 + 6 कितना होगा? 11 होगा। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ये आर। बोलो सही है? तो हमें आर का पोजीशन वेक्टर मिल गया 6 टाइम्स वेक्टर बी प्लस 4 टाइम्स वेक्टर सी बाई 11। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक सही है ना? बढ़े आगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लिए तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। फिर तो इससे पीछे वाला तो बहुत सिंपल था इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कहां तक आ गए? आर का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब क्या काम बचेगा? अब काम ये बचेगा
कि सी से आर को मिलाना है, तो वो जो लाइन सेगमेंट तैयार होगा सी एस, और ए बी लाइन सेगमेंट जो है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट एस आएगा, उस एस ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो अब देख रहे हो, हमने रेशियो बताना है तो दोनों लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट होना चाहिए। तो ए बी लाइन सेगमेंट पे तो दोनों पॉइंट है ही, ए का पोजीशन वेक्टर नल और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी। और सिमिलरली इस वाले पे भी 2 पॉइंट चाहिए था। देखो सी तो पहले से पता था, आर अभी हमने निकाला है 6b प्लस 4c/11, तो सी भी आ गया और आर भी आ गया। तो इस लाइन सेगमेंट पर भी 2 पॉइंट हो गए सी और आर, और इस लाइन सेगमेंट पर भी 2 पॉइंट हो गए ए और बी। अब आराम से हम एस पर क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। एक बार एस को रखेंगे किस पे, ए बी पे रखते हुए इंटरनल डिवीजन, और एक बार एस को सी आर पे रखते हुए एक्सटर्नल डिवीजन। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। तो या ये चीज रखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया फिगर फिर से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इतना हटा देते हैं सब, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, फिर हमने आगे दूसरा उसी फिगर पे बस उतनी ही चीजें शो की हैं जिनकी अब जरूरत है, बाकी सारी चीजें हमने हटा दी। हमें ए बी लाइन सेगमेंट और सी आर लाइन सेगमेंट जो प्रोड्यूस्ड है एस तक जा रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। यानी एस पर हमें अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, एक बार लाइन सेगमेंट ए बी पे और एक बार लाइन सेगमेंट सी आर पे। एस के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो फिर से अब ए बी पे दोनों एंड पता ही है, तो λ/1 मान लेते हैं फिर से। मतलब पुराना λ/1 बस काम के लिए लिया था, लैम्डा वेरिएबल खत्म हो गया, रेशियो आ गया और लैम्डा का रोल खत्म। तुम्हारा मन करे λ/1 मानो, डेल्टा/1 मानो, अल्फा/1 मानो, जो भी मानना है मानो, वो तो वेरिएबल की एक्सटर्नल हेल्प है। तो मान लो हम इस पे फिर से λ/1 यूज कर रहे हैं, बट पुराने लैम्डा को इस लैम्डा से कोई मतलब नहीं है। λ/1 यूज करेंगे तो किधर रखना चाहिए बताओ, लैम्डा इधर रखें या नीचे रखें। नीचे रखने से कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होगा, क्योंकि लैम्डा इंटू सीधे सीधे नल वेक्टर होके खत्म हो जाएगा। तो नीचे ये तो एस लिखते हैं, नीचे लैम्डा रखते हैं, ऊपर 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो अब एस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो लैम्डा इंटू नल वेक्टर, तो लैम्डा इंटू नल वेक्टर प्लस कितना, लैम्डा इंटू नल वेक्टर हो गया प्लस 1 इंटू कितना, 1 इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय कितना, लैम्डा प्लस 1। ये एस का पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया किस पे, ए बी पे। अब एस का पोजीशन वेक्टर सी आर पे लिखते हैं। तो याद होगा क्लास 11th में, देखो फिगर के हिसाब से तो सी आर ने क्या डिवाइड किया है, सॉरी एस ने सी आर को कैसे डिवाइड किया है, एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो या तो हम पूरा प्रॉपर्ली एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना, या 11th में हम लोगों ने देखा है कि हमें अगर एक्सटर्नल डिवीजन का एक्चुअल में केस है और हमने इंटरनल का फॉर्मूला लगाया है, तो करेस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर केस ऑपोजिट है तो जस्ट किस में फर्क आता है, साइन में। रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम एस पर सी आर को लेकर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, बाद में रेशियो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तुम्हारा मन करे तो तुम एस पर क्या लगाना, सी आर को लेते हुए एक्सटर्नल डिवीजन लगाना, जस्ट साइन का फर्क होगा। तो अब आर सी आर पे अब हम एस के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मान लो μ/1 लेते हैं और इस तरीके से लें कि म्यू में तो ये सिंपल वाला मल्टीप्लाई हो और 1 में ये वाला मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इस तरीके से μ/1 को प्लेस किया जाए कि म्यू में ये मल्टीप्लाई हो और 1 में ये मल्टीप्लाई हो। तो म्यू इंटू वेक्टर सी, ठीक है, प्लस 1 इंटू 6b प्लस 4c/11। बोलो ठीक है, सही है ना यहाँ तक। म्यू बाई होल डिवाइडेड बाई कितना, μ+1। एक्चुअली हम इधर म्यू और 1 पे ध्यान इसलिए नहीं ज्यादा दिलवा रहे तुम्हारा, तुम्हें रीजन समझ में आ जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें लैम्डा चाहिए। तो जब हम वेक्टर्स को इक्वेट कर देंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके स्केलर्स को 0 करेंगे, क्योंकि नॉन कोलिनियर फिर से आएगा, तो हमें खाली लैम्डा से ही तो मतलब है। इक्वेशन म्यू में कुछ भी, लैम्डा और म्यू में कोई भी इक्वेशंस बने, अकॉर्डिंगली म्यू की जो वैल्यू आनी होगी वो तो आई जाएगी, बट हमारा काम तो लैम्डा से है, ठीक है ना। इसलिए हम इसके राइट साइड के बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, हमने बस सिर्फ मोटा मोटी ये बात कही कि यार μ/1 यूज कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए, और इस तरीके से यूज करो कि μ/1 रखने के बाद टर्म बड़ा सिंपल सा बने, कि म्यू में मल्टीप्लाई हो सिंपल वाला और 1 में मल्टीप्लाई हो थोड़ा सा जो लंबा है।
तो म्यू इंटू वेक्टर सी, इसके साथ म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। मतलब जो सबसे इजीएस्ट था हमने अप्लाई कर दिया, हमने फॉर्मूला भी इंटरनल का यूज करा दिया और मल्टीप्लाई भी म्यू में सिंपल वाला किया है। अकॉर्डिंगली जो म्यू को आना होगा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, दोनों इक्वल हैं तो ये तो खत्म हो गया। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो, बी वाले सारे एक साथ, तो बी वाले इधर से कितने मिलेंगे, 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस इधर से 6 बाई 11 टाइम्स म्यू प्लस 1। बोलो ठीक है, पूरे का क्या मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी, सही है। और सी की अब बात करते हैं, सी कितना होगा बताओ। तो सी होगा यहाँ पे म्यू सी है इधर, तो सबको उधर लेके चलते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, म्यू बाई म्यू प्लस 1 है ना, म्यू बाई म्यू प्लस 1 और कितना ये 4 बाई 11 म्यू प्लस 1, तो ये भी उधर जाएगा माइनस होगा, बट माइनस कॉमन निकल रखा है, तो प्लस 4 बाई 11 म्यू प्लस 1 इंटू कितना वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये रिलेशन लिख लिया, ठीक है ना, ये रिलेशन लिखा हम लोगों ने। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी देखो इस फिगर में, वेक्टर बी वेक्टर ए बी के अलोंग है या नहीं, दिस इज अलोंग द वेक्टर कौन सा, ए बी वेक्टर, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बी, ये वेक्टर बी का मतलब सीधे सीधे ए बी वेक्टर हो गया, और वेक्टर सी का मतलब कौन सा वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अलोंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दिख रहा है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है ना, बिकॉज ए बी वेक्टर ये है, ए सी वेक्टर ये है, तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं। इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे है, नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर एक ऐसा रिलेशन कब होल्ड करेगा, व्हेन ऑल द स्केलर्स आर जीरो, तो यानी ये भी जीरो होना चाहिए। तो 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 11 टाइम्स म्यू प्लस 1, ठीक है, एंड ये जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो करेंगे तो ये म्यू प्लस 1 तो कट जाएगा बाद में, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस 4 बाई 11, करके देखना खुद से, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 बाई 11। अब इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू माइनस 4 बाई 11 है, दिस इंप्लाइज 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 ऊपर डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई म्यू प्लस 1, तो म्यू इतना है, और इसमें जब प्लस 1 होगा तो 1 माइनस 4 बाई 11 बनेगा, और 1 माइनस 4 बाई 11 का मतलब 7 बाई 11, 7 बाई 11। बोलो सही है। तो 11 से 11 कट गया, तो यहां से आया 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 6 बाई 7, ठीक। इट मीन्स लैम्डा प्लस 1 इज कितना, 7 बाई 6, इट मीन्स लैम्डा इज कितना, 1 बाई 6। बोलो ठीक है ना। तो यानी ये रेशियो 1:2 जो लैम्डा था, ये रेशियो बना 1:1/6, ठीक है। तो 1:1/6 हुआ, तो 1:1/6 का मतलब कितना, 1:1/6 आया, 1:2 लैम्डा की वैल्यू, और 1:1/6 को क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1, सो दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 6:1। बोलो सही है ना, समझ गए। मतलब ये जो 1:2 लैम्डा है, दिस रेशियो इज 6:1, 1:1/6 आया था, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 6:1, मतलब एस ने ए बी को 6:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है। अब यहां पे फिर से वही बात हम अगर कहेंगे कि एस का पोजीशन वेक्टर नहीं पूछ सकता, रीजन बीइंग प्रॉपर्टी तो नहीं बदलेगी, प्रॉपर्टी तो इस ट्रायंगल को हम पूरे स्पेस में कहीं पर भी मूव करा दें, ये रेशियो क्या रहेगा, 6:1 रहेगा। तो जब पूरे स्पेस में ट्रायंगल मूव करेगा तो इन तीनों पॉइंट्स के क्या बदलेंगे, पोजीशन वेक्टर तो बदलेंगे ना, तो अकॉर्डिंगली एस का भी क्या बदलेगा, पोजीशन वेक्टर तो बदलेगा। तो पोजीशन वेक्टर इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि इसने वर्टिसेस दिए नहीं थे, वर्टिसेस तो हमने माने थे, बट रेशियो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, इसलिए रेशियो जरूर पूछेगा। बट हाँ, अगर वर्टिसेस दिए होते कि यही चीज सेम चीज दी होती कि ए ओरिजिन पे है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, तो एस के पोजीशन वेक्टर तक भी पूछा जा सकता था, क्योंकि फिर सबका आंसर, सभी बच्चों का आंसर क्या होता, सेम होता। पर अभी कोई इसको ओरिजिन माना है, कोई इसको ओरिजिन, बी को ओरिजिन पे रख सकता है, कोई सी को ओरिजिन पे रख सकता है, ठीक है ना।
और एक को ओरिजिन पे रखने के बाद बाकी दो को किसी दूसरे नाम से पोजीशन वेक्टर दे सकता है। एक को वेक्टर पी और एक को वेक्टर क्यू कह दे, पोजीशन वेक्टर पी और पोजीशन वेक्टर क्यू कह दे, तो आंसर सबका क्या होने लगेगा, वेरी होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, रेशियो की बात होगी, अनटिल एंड अनलेस हमें सारे पोजीशन वेक्टर्स पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हो। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत होगी तो बताओगे, बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। कहीं पर भी दिक्कत हो तो बिल्कुल शेयर करोगे। ये समझ गए तो ऐसा सेक्शन फॉर्म लेके कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इस टॉपिक से हम लोग फिजिक्स में परिचित होते हैं, और इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उससे भी परिचित होते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग एक बार रिकैप लेते हैं। फिजिक्स में ऑलरेडी हम लोग ये सब जानते हैं, क्वेश्चन हम लोग जो है वो करेंगे फिर, है ना। ये सारी चीज़ें एक बार देख लो, इसमें कुछ नया लगे तो बताना। ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ए वेक्टर ए का मॉड बी वेक्टर बी का मॉड, कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। ये प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। एज अ रिजल्ट इसको याद रखना है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, मतलब वेक्टर्स को कम्यूट करा दें तो डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये बात हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जस्ट ऐसी बातचीत कर रहे हैं ना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वहां पर ये बात लिखेंगे। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर की जगह स्वैप कर दो, डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये के एक रियल नंबर है, दूसरी प्रॉपर्टी है रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई डॉट प्रोडक्ट। इसकी रियल नंबर को के की जगह जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हम किसी भी पोजीशन पे रख के डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। चाहे हम डॉट प्रोडक्ट लेके फिर के को मल्टीप्लाई करें, या हम इस के को वेक्टर ए के साथ ले जाएं, पहले के ए वेक्टर कैलकुलेट कर ले फिर बी के साथ डॉट लें, या इस के को हम बी के साथ ले जाएं तो के बी वेक्टर बना लें और फिर वेक्टर ए के साथ क्या लें, डॉट लें। तीनों बातें क्या होगी, सेम। के को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, ए के साथ, बी के साथ, या डॉट प्रोडक्ट आने के फाइनली बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Dot product is distributive over addition or subtraction of vectors. Dot product is distributive over addition or subtraction of vectors. तो यहाँ पर a dot b प्लस माइनस सी ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो दोनों बातों को हमने एक साथ लिख दिया। प्लस माइनस अगर लिखा हुआ है तो इट विल बी इक्वल टू a डॉट b प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, a डॉट c। ठीक है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है वही चीज। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। फोर्थ वाला देखते हैं, ए डॉट ए। तो इस फॉर्मूले में ए डॉट बी में बी की जगह भी क्या रख देना है, ए रख देना है। तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर, एक ही वेक्टर को दो बार लिखा जाए तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ कितना एंगल मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, है ना। दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे सेम डायरेक्शन के। तो ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड ए इंटू कॉस 0। तो मॉड ए इंटू मॉड ए यानी मॉड ए का स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो सीधे सीधे क्या बन गया, मॉड ए का स्क्वायर बन गया। आई डॉट आई मॉड आई कॉस 0, डायरेक्टली इसी से ये वाले फॉर्मूले से ही हम ए की जगह क्या रखते हैं, आई रख दें। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप के मॉड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। अच्छा, आई डॉट जे की अगर बात करें तो इस फॉर्मूले से आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो आई डॉट जे में कॉस 90 की वजह से 0 बन जाएगा, जे डॉट के फिर से एंगल 90 की वजह से 0 बन जाएगा, के डॉट आई फिर से एंगल 90 की वजह से 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये डॉट सेल्फ डॉट 1 और बाकी किसी भी दो पेयर्स का डॉट क्या होगा, 0 होगा, यूनिट आई जे के यूनिट वेक्टर्स के केस में। ठीक है, अब देखो ये 7th और 8th, ये एज अ रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, इसको हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। ये वाला रिजल्ट देखो तो इसका जो LHS है, ये चीज ये इसके RHS के इक्विवेलेंट है, जहां पर RHS में वेक्टर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, वेक्टर a प्लस बी। तो वेक्टर किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट।
किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो वही चीज यहाँ पे वेक्टर क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी वेक्टर a प्लस बी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। बोलो सही है ना। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं, एक बार a का डॉट लेते हैं वेक्टर a और वेक्टर b के साथ, a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इज इक्वल टू a डॉट a, पहले a डॉट a का मतलब मॉड a का स्क्वायर, तो मॉड a का स्क्वायर, फिर a डॉट b, अब a का ही डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ। ये वाली बात यूज कर रहे हैं ना, ये वाली कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले इस a का डॉट ले रहे हैं a और b के साथ, फिर b का डॉट लेंगे a और b के साथ, तो मॉड a का स्क्वायर प्लस कितना a डॉट b, फिर प्लस b का डॉट a, पर हम लोग जानते हैं कि b डॉट ए सेम एज a डॉट b, जानते हैं ना b डॉट ए क्या होता है, a डॉट b के बराबर। तो b डॉट ए जो आएगा उसको फिर से क्या लिख सकते हैं, a डॉट b और प्लस b डॉट b, फिर से ये वाली बात, तो b डॉट b का मतलब मॉड b का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। सही है, तो ये क्या बन गया, a डॉट b तो 2 बार हो गया, यानी 2 टाइम्स a डॉट b। तो देखो ये वाला टर्म आ गया 2 टाइम्स a डॉट b वाला, a डॉट b प्लस a डॉट b, 2 टाइम्स a डॉट b, और फिर मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, ये आ गया। सही है, तो ये चीज प्रूफ होगी कि a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज, याद रखना है इसको, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। अब सिमिलरली ये वाली वर्किंग भी बिल्कुल वैसे ही, इस वाले में वेक्टर a की जगह क्या यूज करना है, वेक्टर ऑफ a माइनस बी, तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर का मतलब वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू a डॉट a, डॉट प्रोडक्ट लगा दो, ओपन कर दो, a डॉट a यानी मॉड a का स्क्वायर, फिर माइनस a डॉट b, a का डॉट किसके साथ, माइनस b के साथ, तो माइनस ऑफ a डॉट b, फिर माइनस b डॉट a, अब ये माइनस b के ऊपर माइनस b को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस b डॉट a, और b डॉट a को क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, तो माइनस ऑफ a डॉट b। ठीक है, फिर माइनस b डॉट माइनस b, माइनस माइनस प्लस, और b डॉट b का मतलब कितना हो गया, मॉड b का स्क्वायर। अब इसको फिर से कंबाइन कर लो, तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, और ये माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b, यानी माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। बोलो सही है, ये आ गया ना ये वाली बात, ये इस रिजल्ट को भी याद रखोगे कि a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। सही है, इतनी बात सही है, बढ़े आगे, इसको नोट कर लो सब चीजें, भले ही ध्यान है बट फिर भी नोट कर लो, एक जगह रहेगा। लिखिए नेक्स्ट 8th तक लिखे, एक दो और लिखते हैं। देखो देखो ये 9th वाला है, इसको लिखो, ये भी काफी बार यूज होगा क्वेश्चंस में। तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर, किसी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर हमने क्या बोला, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें, तो इज इक्वल टू a डॉट a यानी मॉड a का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, a का डॉट हो गया तीनों के साथ, अब b का डॉट लेते हैं, तो b डॉट a, तो b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं कि नहीं, b डॉट a कम्यूटेटिव होता है ना डॉट प्रोडक्ट, तो b डॉट a का मतलब a डॉट b, तो b डॉट a को लिख लिया a डॉट b। अब b डॉट b का मतलब मॉड b का स्क्वायर, ठीक है, b डॉट b का मतलब मॉड b का स्क्वायर, फिर b डॉट c प्लस b डॉट c। बोलो सही, a का डॉट हो गया, b का डॉट हो गया, अब किसका बचा, c का, तो c डॉट a, बोलो सही है, प्लस c डॉट b, c डॉट b को क्या लिख सकते हैं, b डॉट c लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है, तो c डॉट b का मतलब b डॉट c, और प्लस c डॉट c यानी मॉड c का होल स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू, देखो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर।
ये तो हो गया। ए डॉट बी देखते हैं, ये ए डॉट बी है और ये भी ए डॉट बी है, तो कितना हो गया +2 टाइम्स ए डॉट बी। बोलो ठीक है। फिर बी डॉट सी देखते हैं, बी डॉट सी कितना, ये भी 2 बार हो गया। तो एक काम करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। फिर सी डॉट ए देखो, तो सी डॉट ए और ए डॉट सी को भी क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है, तो सी डॉट ए और सी डॉट ए कितनी बार, 2 बार, 2 कॉमन किया हुआ है, तो प्लस कितना सी डॉट ए। सही है, इसको याद रखना है क्योंकि ये वाले मॉड का होल स्क्वायर का भी काम पड़ेगा। तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसको लिख लोगे। ठीक है, हो गया यहां तक ना। देखो अगला लिखते हैं, अगला ये पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, इसका मतलब क्या है, पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब देखो कि मान लो मैं इस मार्कर का प्रोजेक्शन निकालना है जमीन पे, तो क्या करेंगे, मार्कर के दोनों एंड से जमीन पे गिरा देंगे परपेंडिकुलर। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उसके बीच का जो गैप होगा ना, दैट विल बी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। उसी तरह सेम चीज है वेक्टर के साथ, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये वेक्टर ए है और किस पे निकालना है, वेक्टर बी पे। तो वेक्टर बी को हम जमीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, क्योंकि जमीन पे हमें प्रोजेक्शन क्या अभी हमने बताया। तो वेक्टर बी अगर जमीन की तरह ट्रीट करें और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है, तो हमें करना क्या है, वेक्टर ए के दोनों एंड से जमीन पे परपेंडिकुलर गिराना है। तो ऑलरेडी ये वाला जो वेक्टर ए का एंड है ऑलरेडी जमीन पे है, बस इसके एंड से क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और ये वेक्टर ए की लंबाई क्या बोलोगे, मॉड ए बोलोगे। और अगर ये एंगल थीटा है, जो कि एंगल बिटवीन किस क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये चीज इस ट्राइंगल में क्या बनेगी, ये इस ट्राइंगल में ये चीज क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू cos थीटा। मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू cos थीटा की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और ये बताओ कि क्या मॉड ए cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। तो इसमें मॉड ए cos थीटा तो आ गया, एक्स्ट्रा क्या आया, मॉड बी, उतने से डिवाइड कर दो। तो ये क्वांटिटी क्या है, सेम है, बट ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर थीटा 90 से छोटा है तो ये चीज पॉजिटिव होगी, अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो ये चीज नेगेटिव होगी। बट हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना, तो लेंथ क्या होती है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के लिए दोनों साइड क्या ले लेंगे, मॉड, तो इधर भी क्या ले लेंगे, मॉड। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मतलब फॉर्मूला क्या बना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसका मॉड। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे लेना होता तो क्या बनता, मॉड बी cos थीटा होता ना, बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो क्या बनता, मॉड बी cos थीटा ए के ऊपर। तो बी डॉट ए लेते एक तो बी डॉट ए में क्या आता, मॉड बी आता, मॉड ए आता और cos थीटा आता। एक्स्ट्रा क्या आ गया, मॉड ए आ गया, तो मॉड ए से क्या कर देते, पूरे को डिवाइड। फॉर्मूला क्या बन जाता, बी डॉट ए बाई मॉड ए। समझ रहे हो बात, मतलब याद करने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। मॉड ए cos थीटा चाहिए था क्योंकि वेक्टर ए का पोजीशन निकाल रहे थे, तो वेक्टर ए का पोजीशन बी पे, तो मॉड ए cos थीटा होगा ना, इस ट्रायंगल में cos कंपोनेंट होगा, मॉड ए cos थीटा। और मॉड ए cos थीटा मिल तो जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, ए डॉट बी से, बट उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा मॉड बी, तो ए डॉट बी बाई मॉड बी। अब मॉड बी कट जाएगा और क्या बचेगा, मॉड ए cos थीटा। अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना होगा ए पे, तो वो वैल्यू क्या होगी, मॉड बी cos थीटा होनी चाहिए। तो ए डॉट बी से आ तो जाएगा, पर ए डॉट बी में मॉड बी और cos थीटा के साथ साथ मॉड ए भी आया, तो क्या करना होगा, मॉड ए से डिवाइड। तो बी डॉट ए बाई मॉड ए विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। सही है, तो लेंथ वाली बात थी, इसलिए ये तो मॉड ए इंटू cos थीटा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था डिपेंडिंग ऑन थीटा। 90 से छोटा तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा तो नेगेटिव, बट इस लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए दोनों साइड क्या ले लिया, मॉड। तो ये फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बोलो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहीं पे हम लोग इस वाले लेक्चर को रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे
और डॉट प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है, वही बातें हैं जो हम लोग जानते हैं, और थोड़ा सा हमने ये 3 टर्म्स वाले मॉडुलस के स्क्वायर को भी एक्सपैंड किया है, और एक बात ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की है, ठीक है ना। तो यहीं पर आज के लेक्चर को रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।